हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप 10वीं क्लास का जो दूसरा सबक है मुख्तसर अफसाना, उसके बारे में आप कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि असल में मुख्तसर अफसाना कहते किसे हैं। मुख्तसर अफसाना का आगाज़ क्या है, मुख्तसर अफसाने से फ़ायदे क्या हुए कारी को, पढ़ने वालों को, इन सब चीज़ों को आप इस बोर्ड पर लिखे हुआ देख रहे हैं। मुख्तसर अफसाना जो है उर्दू नसर की तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र और नौखे सिन्फ है। सबसे कम उम्र मतलब और सब जो सिन्फ है जैसे कहानी है, मजमून है, इन सब में अगर अफसाना को, मुख्तसर अफसाना को देखा जाए तो इसकी उम्र बहुत कम है और ये नई है बिल्कुल। और इसकी तारीफ करते हुए एक मगरिबी अदीब ने लिखा है, या एक मगरिबी अदीब का कहना है कि अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। यानी कहने का मतलब यह है कि अफसाना एक ऐसी छोटी सिन्फ है जिसको जिन आदमी या जिस पढ़ने वाले के पास वक्त की कमी है वो उसको आसानी से पढ़ सकता है और पूरे अफसाने से फायदा उठा सकता है। एक ही नशिस्त में मतलब एक दफा बैठा और उसको पढ़कर खत्म कर दिया, यह अफसाना है। और इसके बाद मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है। उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा है जो 1903 ईस्वी में शाये हुआ, मतलब छपा। और इसको लिखने वाले, इसके मुसन्निफ हैं राशिदुल खैरी। आप इसको फिर से सुन लें कि उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है। तो उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा है जो 1903 ईस्वी में शाये हुआ या छपा, और इसके मुसन्निफ राशिदुल खैरी हैं। राशिदुल खैरी पहले अफसाना के, मुख्तसर अफसाना के मुसन्निफ हैं या लिखने वाले हैं। दूसरी चीज यह है कि इसके बाद जो है तब प्रेमचंद्र और सज्जाद हैदर यल्दरम और वगैरह वगैरह अफसाना निगार हैं। मगर तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ, इस अफसाने के ताल्लुक से एक बात बताई जा रही है कि तरक्की पसंद तहरीक जो है इसका आगाज 1936 ईस्वी में हुआ। यह क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ, तो इसका जवाब है 1936 ईस्वी में। लेकिन अफसाना जो बहुत ही तेजी में आगे बढ़ा, इसका अफसाना के जो अफसाना निगारों की नई नस्लें हैं आपके सामने उभर कर आई, उसमें ये 1960 ईस्वी की दहाई में जदीद अफसाना की नई नस्लें आपके सामने उभर कर आई, जिसमें इस्तिआरा, तमसील और तजरीद की आमिजिश के करके उर्दू के अफसाने को वसी दी गई, बढ़ाया गया या उफक पर पहुंचाया गया, मतलब आसमान पर पहुंचाया गया। तो इसके लिए जो अफसाना निगारों की फहरिस्त है, अफसाना निगारों की जो लिस्ट है वो है इंतजार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद, बलराज कोमल, गयास अहमद गदी और कलाम हैदरी वगैरह। उर्दू अफसाना की तारीख जो है इसमें मुंशी प्रेमचंद को भुलाया नहीं जा सकता। मुंशी प्रेमचंद का पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद धनपत राय। ये एक ऐसे अफसाना निगार गुजरे हैं जो उर्दू और हिंदी दोनों भाषा में अफसाना लिखने का काम या और तहरीर करने का काम, लिखने का काम दोनों भाषा में इन्होंने किया। इनके बहुत सारे अफसाने ऐसे हैं जो आपको अगले क्लास में भी नजर सामने आएंगे। इन्होंने कुछ अफसाना जंग आज़ादी के मौके से भी लिखकर इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि अफसाना हमारे लिए एक राह अमल हो सकता है। हम आज़ादी कैसे पा सकते हैं,
इनका मसलन एक अफसाना है दो बैलों की कथा या दो बैलों की कहानी, उसको पढ़कर पता लगता है कि एकता का बल कैसा होता है। इसके बाद और सब नई नई नस्लें हैं, इसमें औरतें अफसाना निगार भी पीछे नहीं हैं, जैसे इस्मत चुगताई, उसके बाद आपको शकीला अख्तर, ये सब भी पीछे नहीं हैं। इन सब के भी अफसाने आपके नसाब में शामिल हैं, जैसे शकीला अख्तर के अफसाने आपके नसाब में शामिल हैं। आपको जब वो पढ़ाएंगे तो बाद में बात आएगी। इंटरव्यू में इस्मत चुगताई का भी जिक्र आया, जो इंटरव्यू आखिर में जो राजेंद्र प्रसाद सिंह बेदी से ली जा रही है उसमें इस्मत चुगताई है। तो बच्चों आप जानें कि अफसाना जो है ये हमारी दिलचस्पी के लिए, हमारे दिलजोई के लिए एक ऐसा सिन्फ है जिसको हम पढ़कर अपने वक्तों को गुजार सकते हैं, और किसी काम से हम अगर थक कर आ गए हैं तो बहुत सारे पढ़ने वाले ऐसे कारी होते हैं जिनको अपने थकावट को दूर करने के लिए कुछ पढ़ने का शौक होता है, तो इसलिए छोटे अफसाने का रिवाज डाला गया, मुख्तसर अफसाने का, कि ताकि वो एक नशिस्त में पढ़ा जा सके, एक नशिस्त में पढ़ा जा सके। इसके बाद मैं आपके सामने अभी जो पहला अफसाना है मुख्तसर अफसाना, जिसका उन्वान है भाभी जान और जिसके अफसाना निगार है सोहेल अजीम आबादी, इस पर भी थोड़ी देर में मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। मेरे बच्चों अभी आप मुख्तसर अफसाना के बारे में सुन रहे थे। इसके बाद आपके नसाब की किताब में जो पहला मुख्तसर अफसाना है, ये दूसरा सबक है, यहाँ पर आप 2 लिखा हुआ देख रहे हैं, ये दूसरा सबक, ये दूसरा सबक भाभी जान है। इसका उन्वान है भाभी जान, जिसके अफसाना निगार हैं सोहेल अजीम आबादी। सोहेल अजीम आबादी, अजीम आबादी का मतलब हुआ अजीमाबाद, यानी अभी जो मौजूदा है पटना, वो यहाँ के रहने वाले थे। मतलब अजीमाबाद पटना में, पटना के वो रहने वाले थे, पटना का पुराना नाम अजीमाबाद है। इसके बाद इन्होंने जो तसनीफ की, इनके भी असल नाम है, इनका असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था, लेकिन अदबी दुनिया में जब इन्होंने अदब को लिखना शुरू किया, लिखने की दुनिया में इन्होंने अपना नाम सोहेल अजीम आबादी रखा। सोहेल अजीम आबादी के नाम से ये मशहूर हुए। इनका मुकाम जो है, इनकी पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई। और आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा मेरे बच्चों कि पैदाइश 1911 में हुई तो कहाँ हुई? इसका जवाब यहाँ पर आपके सामने है, मुकाम पटना में। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सैयद मुजीबुर रहमान की पैदाइश 1911 ईस्वी में कहाँ हुई? पटना में। पर ये अदबी दुनिया में, जो अफसाना लिखने की दुनिया है, इस दुनिया में ये सोहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। इसके बाद बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि सब आदमी की इब्तदाई जिंदगी होती है, यानी जिंदगी की शुरुआत होती है। तो इन्होंने अपनी इब्तदाई जिंदगी में जो अदबी जिंदगी शुरू की थी, इसमें इन्होंने शायरी से शुरू की थी। ये पहले शायरी से स्टार्ट किए, शुरू किए अपने इसको, अदब की दुनिया को। और इनका जो ताल्लुक था ये जमींदार खानदान से था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो शायरी से अफसाना निगारी की तरफ आए तो फिर पलट कर उन्होंने शायरी की तरफ देखा नहीं और अफसाना की दुनिया में ही अपने आप को मुनहमिक कर दिया और अफसाना की दुनिया में ही आगे बढ़े और अपना नाम कमाया। और इनका ताल्लुक जो था ये जमींदार खानदान से था, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि जमींदार खानदान से था। इन्होंने कैसे पता चला कि ये जमींदार खानदान से हैं या जमींदारी इनका क्या ये है पहचान है? तो इसके बाद एक मुसीबत इनके साथ आ जाती है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है और उस वक्त मुसीबत आ जाती है या माँ मर जाती है, तो उस वक्त वो बच्चा मुसीबत में होता है। तो इनके वालदा का इंतकाल, जब इनकी उम्र 1 साल की थी तब इनके वालदा का इंतकाल हो गया, यानी इनकी वालदा इस दुनिया से चल बसी। अब ये बिना माँ का सहारा इनसे छूट गया और माँ के सहारा छूट जाने की वजह से इनकी परवरिश इनके माँ के मैके यानी इनके नानिहाल में हुई। सोहेल अजीम आबादी के नानिहाल में इनकी परवरिश हुई और ये नानिहाल में ही पाले पोसे गए। इनका आबाई वतन शाहपुर भदवल जो पटना जिला में है, पटना जिला में वाक़ है,
ये शाहपुर भदौल बताया जाता है। शाहपुर भदौल आपकी किताब में लिखा हुआ है। ये सुहेल अजीम आबादी का आबाई वतन है जहां ये रहते थे। इसके बाद इनके ताल्लुकात थे इल्मी मराकिज से, यानी एजुकेशन सेंटर से, शिक्षा केंद्र से। इस शिक्षा केंद्र के नाम है कलकत्ता, मुजफ्फरपुर और हैदराबाद। यानी इनको उर्दू में ऐसा कहिए कि ये दबिस्तान कहलाता था उस वक्त। इन दबिस्तानों से इनका ताल्लुक था, कलकत्ता, मुजफ्फरपुर और हैदराबाद। क्योंकि एक जो इल्मी दुनिया से ताल्लुक रखने वाले होते हैं उनको उन मरकजों से ताल्लुक होता है जहां इल्म की चाशनी मिलती है, जहां इल्म को सीखने का, इल्म पर बहस करने का या इल्म को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। उसे इल्मी मराकिज कहते हैं या शिक्षा केंद्र कहते हैं। आगे आप आइए। इन्होंने जब अपनी ये की तालीम पूरी की तो इनको मुलाजमत, क्योंकि आला तालीम इनकी ज्यादा तालीम नहीं है, इन्होंने मुलाजमत शुरू कर दी। मुलाजमत इन्होंने ऐसी जगह की जिसको ऑल इंडिया रेडियो कहते हैं। उस जमाने में जब इनकी जिंदगी थी, रेडियो बहुत ही मशहूर था। रेडियो पर प्रोग्राम और कार्यक्रम जो होते थे ये बहुत ही मशहूर होते थे। इसलिए इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत कर ली, इन्हें नौकरी कर ली। और उसके सिलसिले में जब इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत की तो इस सिलसिले में उन्हें कई जगह आना और जाना पड़ा। इस नौकरी के सिलसिले में उनके कई जगह तबादले हो गए। यानी इसमें सबसे पहले श्रीनगर कश्मीर, यानी कश्मीर में श्रीनगर जाना पड़ा इनको। और वहां से आने के बाद पटना आए, कश्मीर के श्रीनगर के बाद पटना आए। लेकिन इनकी तबीयत जो थी उस्ताद थी, उठी हुई थी, चंचल, जिसको हम कहते हैं चंचल तबीयत के। अब बहुत सारा बच्चा होता है काम करने के लिए कहिए, कह रहे हैं काम कोई कर रहा, वो दूसरा काम करने लग जाता है, जिसको हम चंचल कहते हैं। तो इस तरह उनकी जो तबीयत थी वो उस्ताद थी, उठी हुई थी। उस्ताद माने उठी हुई, वो चंचल दिमाग के थे, जिसकी वजह से वो पटना आकर क्या किए कि अपने मुलाजमत से इस्तीफा दे दिए। नहीं, ऑल इंडिया रेडियो की जो मुलाजमत उनकी थी, नौकरी थी, उससे वो सुबुकदोश हो गए, इस्तीफा देकर मुस्तफी हो गए, वो इस्तीफा देकर अलग हो गए। लेकिन कलमी सफर इनका बंद नहीं हुआ। मतलब अफसाना लिखने का, बच्चों अफसाना लिखने का जो तरीका यह था, इनका मशगला था, वो जारी था। अफसाना लिखने के मशगले में यह अफसाना लिखते रहे, जिसकी वजह से ये मशहूर हुए। इन्होंने छोटा नागपुर से इनका ताल्लुक था। छोटा नागपुर में रहकर इन्होंने उन चीजों को बड़ी करीब से देखा कि जमींदारों ने मजदूरों को या कमजोर तबके के लोगों का इस्तेहसाल कैसे करते, जिसको हिंदी में शोषण कहते हैं, शोषण कैसे करते। ज्यादातर अफसाना में उन्होंने इसी को मौजू बनाया, जमींदारों के जरिया कमजोर तबके या मजदूर तबके के लोगों का इस्तेहसाल किया जाना। ये चूंकि छोटा नागपुर से ताल्लुक रखते थे, इसलिए इनका वहां से इस चीजों को ज्यादा उन्होंने उजागर किया। क्योंकि उस वक्त जमींदारी पर था, ज्यादा चलन पर थी। ये 1911 ईस्वी इनकी पैदाइश थी। इसके बाद इन्होंने जो लिखा 1947 से पहले, बल्कि अभी करीब करीब 20-25 साल तक जमींदारों का एक दबदबा चलता रहा कमजोर लोगों पर, कमजोर मजदूर लोगों पर। इसलिए इन्होंने उसको ज्यादा अपना मौजू बनाया, क्योंकि ये एक उस वक्त की बहुत ही तज़किराकार या बहुत ही बर्निंग टॉपिक थी। मजदूरों द्वारा, मजदूरों के जरिया गरीबों पर अत्याचार करना या गरीबों का इस्तेहसाल करना। इसलिए इन्होंने ज्यादातर अफसाने में अपने इसको मौजू बनाया। फिर इनकी तसानीफ भी हैं। इनकी तसानीफ में दो तरह की बात है, एक अफसानवी मजमूए हैं और फिर एक इन्होंने नाविल लिखी है। अफसानवी मजमूओं में इनका पहला जो है 4 चेहरे, इसके बाद है अलाव और उसके बाद है आदमी के रूप। इन्होंने एक नाविल लिखा जिसके नाम है बेजड़ के पौधे। बेजड़ के पौधे। आप सोच सकते हैं कितनी इसमें कशिश है या कितना आकर्षण है इसमें।
बेजड़ का पौधा, आप मजबूर हो जाओगे बच्चों मेरे सोचने पर कि पौधा है और उसमें जड़ नहीं है, जड़ नहीं है तो फिर वो फला फूला कैसे। इसी चीज को इन्होंने दिखाने की कोशिश की, बेजड़ के पौधे। और इन्होंने जो अफसाने लिखे, इनके अफसानों की तादाद लगभग 125 बताई जा रही है कि लगभग 125 तक इनके अफसानों की तादाद थी है। और इनका चूंकि अब इंसान दुनिया में आया तो सब दुनिया में रहेगा नहीं, हर एक को जाना है, तो इनका इंतकाल 1980 ईस्वी में हुआ और यहां से इनके का जो अदबी सफर है ये यहां से बंद हुआ। आज आप भाभी जान के अफसाना निगार के बारे में, जो सोहेल अजीमाबादी इसके अफसाना निगार हैं, उनकी पूरी बात, उनका ताल्लुक कहां से था, उनका असल नाम क्या था, उनकी पैदाइश कब हुई, पैदाइश का मुकाम उनका क्या है, ये सारी चीजों को आपने सुना और देखा। इससे आपके बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, वो आसानी से हल हो जाएंगे। तो ये भाभी जान के अफसाना निगार यानी सोहेल अजीमाबादी के तारुफ थे जो मैं आपके सामने बताया। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे हम मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमसे जुड़ें और हमें से खिदमत करने का मौका दें।